विस्कोसिटी, व्हाट इज विस्कोसिटी? हिंदी में इसको श्यानता कहते हैं, विस्कोसिटी को। वास्तव में क्या होता है विस्कोसिटी? देखिए, द फ्लूइड considered to be made of a large number of lamina. The uppermost lamina, which is free, have greater velocity when it flows. समझे? The velocity ceases gradually as it going from the upper surface to the lower surface due to friction. तो ये किसी भी तरल पदार्थ के अणुओं के बीच क्या होता है कि फ्रिक्शन होता है, जो कि हम कल्पना करते हैं कि कोई भी लिक्विड बहुत से सतहों से बना हुआ है, एक सतह है, दूसरा सतह है, तीसरा सतह, बहुत से सतह है, तो इन सतहों के बीच फ्रिक्शन लगता है। और यही फ्रिक्शन जो है हम क्या यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, उससे कम इसकी वेलोसिटी, इससे ये मतलब आपसी फ्रिक्शन के कारण आपसी जो है रिलेटिव वेलोसिटी का, आपेक्षिक वेग का विरोध करने के बाद उत्तरोत्तर इसकी वेलोसिटी कमते जाती है और जो पात्र की सतह पर होता है उसका वेलोसिटी शून्य हो जाता है। इसी गुण को, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं। अब न्यूटन ने कहा था, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी न्यूटन ने अपने अध्ययन में बताया। क्या बताया? कि विस्कोसिटी वास्तव में क्या होता है? एक फ्रिक्शन फोर्स होता है क्रमागत सतहों के बीच, लेमिना के बीच, तो वही बल उसके एरिया के समानुपाती होते हैं। दूसरी बात है कि विस्कोसिटी, आई मीन द विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? हम लोगों ने देखा कि जब सतहों के बीच फ्रिक्शन लगता है तो वेलोसिटी में परिवर्तन, ये पहला का वेलोसिटी कुछ और है, दूसरा का वेलोसिटी कुछ और, तीसरा का वेलोसिटी और कुछ और है, चौथा, तो इस प्रकार से क्या है? वेलोसिटी में अंतर होते चला जाता है। और यही वेलोसिटी में परिवर्तन के कारण हमें यह परिवर्तन हठात नहीं होता, दूरी के साथ होता है। यहाँ मान ले कि वेलोसिटी v1 है और यहाँ मान ले कि वेलोसिटी v2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुछ मान ले कि dy है या dx है, ठीक है। अब तो वेग में परिवर्तन v2 माइनस v1 होता है और ये dv है, ठीक है। तो यहाँ पर चूँकि इतना दूरी में वेग में परिवर्तन कितना है? dv है, इसलिए एक दूरी में वेग में परिवर्तन कितना होगा? dv बटे dy, ठीक है। तो इसी को वेग प्रवणता कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। तो यही वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है यहाँ पर दर्शाया गया है, समझे ना, कि यह फोर्स क्या होता है? इस वेलोसिटी ग्रेडियंट के समानुपाती होती है, दिशा विपरीत होता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कि दोनों नियमों को मिलाते हैं। ये हम लोगों के पास जो है एक ये नियम है और एक ये नियम है, तो इन दोनों नियमों को मिलाने के बाद हम क्या पाते हैं? यहाँ पर देखिए, ये संयुक्त रूप से चला आया ये मान, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट को मिलाने पर। अब समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं और एक बराबर के चिन्ह में कन्वर्ट करते हैं। ये समानुपाती का चिन्ह बराबर, तो हम एक कांस्टेंट देते हो बराबर और एक कांस्टेंट देते हैं। ये कांस्टेंट जो है यह लिक्विड की, फ्लूइड की प्रकृति पर निर्भर करती है। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, इसी को यहाँ पर ईटा कहते हैं। यही प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ही प्रोवाइड करते हैं कि ईटा का मान क्या होगा। अब इसको यहाँ पर
नाम दिया गया है, चूँकि गुणांक के रूप में है, कोफिशिएंट के रूप में है, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है विस्कोसिटी कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब चलेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है। अब देखिए यहाँ पर क्या dv बटे dx जो है या dy रहे dz रहे जो रहे, ठीक है, इसका मान हम 1, इसका है मीटर प्रति सेकेंड, अब बटे मीटर ये कट जाएगा, तो यानी यहाँ पर क्या हो गया 1 सेकेंड इन्वर्स है ना। तो इसका मान क्या करते हैं 1 सेकेंड इन्वर्स रख देते हैं और एरिया 1 वर्ग मीटर ले लेते हैं। तब ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, यहाँ पर देखिए वही चीज़ लिखा गया है, ये और ये लिखा गया है 1 और इसको भी 1 कर देते हैं, तो ये दोनों का ये आपस में बराबर हो जाता है किसके, फोर्स के। तो ईटा का मान फोर्स के रूप में चला आता है। अब इसको ईटा का मान फोर्स के रूप में ही हम डिफाइन करेंगे। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको फोर्स के रूप में यहाँ पर, तो देखिए therefore we can define the coefficient of viscosity, the amount of force acting between two consecutive layers of a liquid having cross section area 1 meter square and the velocity gradient 1 second inverse। मतलब दो सतहों के बीच, दो क्रमागत सतहों के बीच, जो हम लिक्विड को माने थे कि बहुत से सतह से बना है, तो दो क्रमागत सतहों के बीच जिसका क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो और उसकी वेलोसिटी ग्रेडियंट, दोनों सतहों के बीच वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है 1 सेकेंड इन्वर्स हो। वेलोसिटी ग्रेडियंट यही है dv बटे dx है ना, और इसको 1 मान लेते हैं। तब क्या होता है कि वही फोर्स कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। तो इस प्रकार से मैथमेटिकली इसको डिफाइन कर दिया। अब चले आते हैं कि ये बहुत तरह का इसमें फ्लो होता है, तो इसी फ्लो को हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। तो इसमें क्या है, द फ्लो ऑफ फ्लूइड इन सच ए वे दैट द एवरी पार्टिकल फॉलोज द पाथ ऑफ द एंसेस्टर पार्टिकल्स एंड दे नेवर कट द पाथ ऑफ ईच अदर। मतलब किसी लिक्विड का फ्लो इस प्रकार से होता है कि फ्लो के प्रत्येक बिंदु पर, ये फ्लो हो रहा है लिक्विड इस तरह से देखते हैं, तो फ्लो के किसी भी बिंदु पर लेते हैं, तो प्रत्येक बिंदु पर यहाँ से गुजरने वाले, मान लें कि यहाँ का कण का जो है 20 मीटर प्रति सेकेंड का वेलोसिटी है, तो दूसरा कण भी आएगा तो उसका वेलोसिटी, और वेलोसिटी कहेंगे तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, समझे ना। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में हमेशा समान रहेगा। यहाँ से जो भी गुजरेगा, यहाँ से मान ले कि इसका वेलोसिटी 10 मीटर प्रति सेकेंड है, तो हमेशा यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकंड रहेगा, यहाँ 20 मीटर प्रति सेकंड रहेगा, यहाँ 30 मीटर प्रति। कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि हम यहाँ 30 मीटर कह दिया तो 30 मीटर प्रति सेकंड, एक अनुमान के रूप में मेरे द्वारा माना गया कि ये 10 मीटर या 5 मीटर प्रति सेकंड। मतलब किसी भी बिंदु पर उसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट, मतलब हमेशा आने वाला कण जो है अपने पूर्वगामी कणों का अनुसरण करती है। ऐसे फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, हम हिंदी में इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब फ्लो ऑफ फ्लूइड इस प्रकार से हो, जब मतलब किसी लिक्विड का प्रवाह इस प्रकार से हो कि किसी भी बिंदु पर जो कण फ्लो करता है अपने पूर्वगामी कणों का अनुसरण करता है, और जो पाथ बनता है वह एक दूसरे पाथ का कभी भी क्रॉस नहीं करता है। ये क्रॉस नहीं करेगा, देखिए कहीं पर क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, वो क्या होता है कि वो एक दूसरे के एकदम नज़दीक चला जाएगा लेकिन क्रॉस नहीं करेगा। तो इस तरह का फ्लो जो होता है वह स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। अब हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले टर्बुलेंट को देख लेंगे, उसके बाद फिर क्रिटिकल को देखेंगे।
तो यहाँ पर टर्बुलेंट को देखिए, ये टर्बुलेंट वेलोसिटी है, इसको ज़रा सा ओवरलैप कर गया है राइटिंग, इसको अच्छी तरह से आप अपने समझ के उतार लीजिएगा, दिखाई पड़ती है। इसमें क्या है, इफ द फ्लो ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी इसमें इस प्रकार से वेलोसिटी हम इसके आधार पर डिफाइन कर दिए। इस तरह से वेलोसिटी है कि हम क्या देखते हैं कि ये मान ले कि नल है, ठीक है, और यहाँ देखते हैं पानी का फ्लो इस तरह से मतलब तेज़ी कर देते हैं, तो एक दूसरे को जो है तेज़ी से एक दूसरे के पथ का भेदन करने लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो वेलोसिटी हमें प्राप्त होता है वो टर्बुलेंट वेलोसिटी होता है। और क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो का महत्तम मान को हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। और क्रिटिकल वेलोसिटी से थोड़ा सा भी हम वेलोसिटी के मान को बढ़ा देते हैं तो वो टर्बुलेंट हो जाता है ना। हम याद कीजिए कि स्टेशन पर गए या किसी नल से पानी पी रहे हैं, ठीक है, नल को धीरे धीरे चलाते हैं तो देखिए नल पर जो फ्लो ऑफ ये होता है वो ऐसे होता है, ठीक है, जब उसको धीरे धीरे चलाते हैं यानी स्ट्रीमलाइन फ्लो में होता है। लेकिन क्या होता है कि जब वेलोसिटी को बढ़ाते चले जाते हैं तो एक यहाँ पर एक भी बिंदु पथ दूसरे को नहीं भेदन करता है स्ट्रीमलाइन फ्लो में। क्रिटिकल में भी जब बढ़ाते चले जाते हैं और वो भेदन नहीं करता है, तो जहाँ तक भेदन नहीं करता है और मैक्सिमम मान को प्राप्त कर लिया उसी को कहते हैं हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। और क्रिटिकल वेलोसिटी से थोड़ा भी अगर मान को बढ़ा दिए तो टर्बुलेंट वेलोसिटी हो जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, टर्बुलेंट वेलोसिटी जो है वह क्या चीज़ होता है। ठीक, धन्यवाद। इतने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, इसमें यही लिखा गया है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इट्स विस्कोसिटी डिक्रीजेस, बट फॉर द गैस द विस्कोसिटी इंक्रीजेस। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं किसी भी लिक्विड का तो क्या होता है कि उसका विस्कोसिटी डिक्रीज करता है, उसके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है और वो अणुओं का बीच का बंधन कमज़ोर हो जाता है, फ्रिक्शन कमज़ोर हो जाता है। आ फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ए लिक्विड इज द viscosity. Therefore, on increasing the temperature of any liquid, the viscosity decreases. But when we increase as the molecule of the gas, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के स्वतंत्र होता है और तब क्या होता है कि गैसों में ये बंधन कम होता है। लेकिन जब टेम्परेचर को बढ़ा देते तो मॉलिक्यूलर एजिटेशन, आंदोलन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में गैसों में जो विस्कोसिटी बढ़ जाती है, अणुओं के बीच का टक्कर बढ़ जाता है। अब दूसरी बात इसमें क्या है, हम लोग रेनॉल्ड संख्या को देखेंगे कि रेनॉल्ड संख्या क्या है यहाँ पर। तो ये रेनॉल्ड संख्या, ठीक है, ये क्या है। तो वास्तव में क्या होता है कि जो इनर्शियल फोर्स होता है और विस्कस फोर्स होता है, दोनों का रेशियो को ही रेनॉल्ड संख्या कहते हैं। लेकिन अगर रेनॉल्ड संख्या को हम और दूसरी तरह से निकालना चाहेंगे तो एक हम नली लेते हैं, नली की मान लिया कि डायमीटर L है, हम R से भी इसकी त्रिज्या डिनोट कर सकते हैं, D से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला में L लिखा गया है तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि L है, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पर कि इस नली में उसका वेलोसिटी, स्ट्रीम लाइन फ्लो का वेलोसिटी v है,
स्ट्रीमलाइन फ्लो को भी हम लोग देख चुके हैं। लिक्विड का डेंसिटी ये रो है, और जो लिक्विड लिया गया है उसका कोफिशिएंट ऑफ ये फ्रिक्शन नहीं, यहाँ पर विस्कोसिटी कहेंगे, हालांकि वो फ्रिक्शन ही है, तो वो ईटा है। तो इसी एल को जो हम रेडियस माने हैं यहाँ, उसी को हम कैरेक्टरिस्टिक लीनियर डायमेंशन कह दिया है, यहाँ रेडियस लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करते हैं तो यही हमारा रेनॉल्ड संख्या है। अलग अलग विस्कस लिक्विड के लिए इसका मान अलग अलग होता है, और उसका फ्लो भी अलग होता है, तो मान अलग होता है, जैसे लेमिनर फ्लो में हो, ठीक है। तो वैसी स्थिति में रेनॉल्ड संख्या जो है 2000 से कम होता है। अगर वही चीज़ जो है टर्बुलेंट फ्लो में है तो इसकी संख्या 4000 से भी अधिक होती है। अगर वही क्रिटिकल फ्लो में है तो उसकी संख्या 2000 के लगभग, या 2000 और 4000 के बीच होती है। अब यहाँ पर हम लेते हैं व्हाट इज स्टोक्स लॉ। तो स्टोक यहाँ पर देखिए इसी में शामिल किया हुआ टर्मिनल वेलोसिटी में स्टोक्स लॉ को। तो स्टोक लॉ है क्या चीज़? जब हम ये बरसात के दिनों में देखते हैं कि ओला पड़ता है, ठीक है, तो ये ओला जो है फिर भी किस शरीर पर प्रहार करता है तो चोट लगती ही है। लेकिन सोचिए कि हमारा क्षोभ मंडल जहाँ से बारिश होती है वहाँ से ओला गिरता है तो कितनी ऊंचाई से गिरता है, वो ग्रेविटी के अंदर जो है बहुत अधिक वेलोसिटी को प्राप्त कर लेगा, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि वो प्रचंड वेलोसिटी से नहीं गिर पाता है, क्योंकि रास्ते में जो हवा का बाधा उत्पन्न होता है उस बाधा के कारण, तो वो अगर मान ले कि उसका रेडियस आर है, ठीक है, और हवा की श्यानता ईटा है, और इसका वेलोसिटी शुरुआती वेलोसिटी जो प्रचंड वेलोसिटी से गिर रही होती है वो भी है, तो स्टोक ने कहा कि उस पर एक बल लगता है जो कि उसकी गति को विरोध करता है। तो वो बल कितना होता है? वह बल 6 पाई ईटा आर भी होता है, जो इसको दर्शाया गया है यहाँ पर। यही स्टोक्स लॉ है। और इसी स्टोक लॉ के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि जब ये फोर्स लगता है उसके गति के विपरीत दिशा में, तो इस प्रकार से वह गति धीरे धीरे सीज होते चली जाती है। गति जब धीरे धीरे सीज होते चली जाती है, और इस प्रकार से क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और वहाँ पर बायोंट फोर्स ऑफ द एयर, और यही स्टोक फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लगता है, ठीक है, स्टोक फोर्स ऊपर की ओर लगता है, बायोंट फोर्स ऊपर की ओर लगता है, और इन बलों के कारण आपस में एक सामंजस्य स्थापित होता है, और सामंजस्य स्थापित होने के बाद वह एक निश्चित वेलोसिटी को प्राप्त कर लेता है। उसी निश्चित वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इसी को अंग्रेजी में दर्शाया गया, व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए फ्लूइड इट हैज़ टू फेस द फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, और वही एफ ड्यू टू विस्कोसिटी। तो यही फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसके कारण वह एक निश्चित वेलोसिटी को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। यही फ्रिक्शन फोर्स का, उसी को हम लोग कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। उसी को यहाँ पर हम लोग कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। और टर्मिनल वेलोसिटी का अगर मान ले कि ये आर त्रिज्या का कोई भी गोली है या गोला है, ठीक है, अब उस जिस लिक्विड में वह या जिस फ्लूइड में वह गिर रहा होता है उसका डेंसिटी अगर रो हो, और ये इसका मटेरियल अगर बर्फ़ है तो उसका
मटेरियल का डेंसिटी अलग होगा, है ना। अगर स्टील है तो उसका मटेरियल अलग होगा, तो उसका डेंसिटी मान लिया कि कुछ है। यहाँ पर क्या करते हैं कि इसकी त्रिज्या आर लेते हैं, इसका डेंसिटी रो लेते हैं इसके मटेरियल का, और फ्लूइड का डेंसिटी डी लेते हैं, और फ्लूइड का जो है वह कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा लेते हैं। तो क्या होता है, ये टर्मिनल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला इस तरह से आप लोग याद रखिएगा इसको। इसका डेरिवेशन नहीं है, अगर कहिएगा तो क्लास में पूछिएगा, उससे मैं इसको बता देंगे कि इसको कैसे डिराइव किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखें कि एप्लीकेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी का एप्लीकेशन जो है हम ओला पर किए, वर्षा के बूंद पर भी लागू हो सकता है। यहाँ वर्षा के बूंद के बारे में दर्शा दिया गया है कि जब वह ऊपर से गिरता है तो प्रचंड वेग से गिरता है, और ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि चोट बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन वही 3 फोर्स जो है, एक फोर्स क्या हुआ कि स्टॉक फोर्स जो ऊपर की ओर लगता है, बाउंड फोर्स ऊपर की ओर लगता है, ग्रेविटेशन, इसके बीच सामंजस्य स्थापित होता है, और टर्मिनल वेलोसिटी के साथ गिरने के साथ सुरक्षित रूप से जो है एक निश्चित वेलोसिटी से गिरता है, और उतना वर्षा की बूंदें प्रहार नहीं करती है ग्राउंड पर आने के बाद। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को देखेंगे। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जब किसी नली से होकर के, ये मान लिया कि नली है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, ये बना इसमें दर्शाया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो इन करता है वह क्या है, V1 है, और यहाँ से निकलने वाला वेलोसिटी जो है वह V2 है। ठीक है। और लिक्विड जो इसके अंदर फ्लो करती है उसका डेंसिटी रो है। तब क्या होता है कि हम क्या देखते हैं, क्षेत्रफल गुना वेलोसिटी ये है। तो एकांक समय में इसमें प्रवाहित होने वाला वॉल्यूम हो जाता है। हम अगर निकालेंगे कि A1 V1, तो ये क्या होता है, मान लिया कि T समय में नली में, ये T समय लेते हैं कि S दूरी तय किया, क्रॉस सेक्शन एरिया A है इतना, तो इतना में कितना ये आयतन होता है, तो आयतन कितना हुआ, तो क्षेत्रफल गुना लंबाई, इतना आयतन हो गया, इतना आयतन लिक्विड प्रवेश कर गया इसमें। ठीक है। और कितना समय में किया, तो T समय में। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड इनसाइड द ट्यूब, वो कितना हो गया, A1 V1 इतना हो गया। अब वॉल्यूम को डेंसिटी से गुना करते हैं तो मात्रा निकल जाती है। तो एकांक समय में इतनी मात्रा जो है इस सिरा से इसमें प्रवेश कर रही होती है। उसी तरह से दूसरे सिरा से A1 A2 V2 रो इतनी मात्रा दूसरी सिरा से निकलेगी। अब ये क्या होता है, अगर लिक्विड कंप्रेस नहीं होता है तो जितनी मात्रा यहाँ पर प्रवेश करती है उतनी मात्रा का निकासी यहाँ पर होता है। ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, A1 V1 रो बराबर A2 V2 रो, इसी को कहते हैं थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है। तो यहाँ पर वही दर्शाया गया। अब चले आते हैं बर्नौली का थ्योरम। आप लोगों के सिलेबस में कि बर्नौली का थ्योरम क्या है। तो किसी भी नली में हम देखते हैं कि लिक्विड जो है फ्लो करता है, तो इसके किसी भी बिंदु पर लिक्विड की कुल ऊर्जा
तो लिक्विड में कितनी ऊर्जा होती है? एक प्रेशर दाब ऊर्जा होती है, दूसरा काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ रो वी स्क्वायर, तीसरा होता है रो जी एच। ठीक है, तो ये तीनों का योग संपूर्ण ऊर्जा हो गई किसी बिंदु पर, तो ये कांस्टेंट होता है, ये बर्नौली ने कहा। अगर हम इसी को दो बिंदुओं पर लागू करेंगे तो यहाँ पर क्या देखते हैं, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 बराबर हो जाएगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये आपस में बराबर होते हैं, यही बर्नौली ने कहा। अब है क्या कि इस थ्योरी का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होता है। बर्नौली हवाई जहाज़ को उड़ते हुए देखे हैं, हवाई जहाज़ में डेना होता है, लेकिन मतलब पक्षी में डेना होता है तो वो फड़फड़ा के ऊपर में उड़ता है, लेकिन हवाई जहाज़ का डेना को आप नहीं देखते हैं कि हिलते हुए, तब कैसे ऊपर उड़ता है? यही बर्नौली के थ्योरम के आधार पर ऊपर में उड़ता है। उसमें क्या होता है, ये अगर हम इस हेड को समाप्त कर देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि प्रेशर P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, ये जो है फिर से लिखते हैं P1 या P लिखें सीधे प्लस हाफ रो V स्क्वायर, ये बराबर कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट होता है, ये बतलाता है कि जहाँ P का मान कम होता है वहाँ V का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है, या जहाँ V का मान बहुत ज़्यादा होता है वहाँ प्रेशर का मान बहुत कम हो जाता है। ठीक है, और इसी सिद्धांत को लेकर के क्या होता है कि उसके जेट से हम देखते हैं उसके नोजल से हवा तेज़ी से निकलती है। ठीक है, और ये और उसका बनावट कैसा होता है, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो के जैसा बनावट होता है, देखिएगा मछली के जैसा उसका बनावट होता है। तो इस तरह का नीचे का पोर्शन फ्लैट होता है, ऊपर का पोर्शन कर्व होता है। तो ऊपर में वेलोसिटी ज़्यादा हो जाता है हवा का और नीचे में वेलोसिटी कम हो जाता है हवा का। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि ऊपर में जो ऊपर से प्रेशर पड़ता है वो कम होता है और नीचे से जो प्रेशर पड़ता है बहुत ज़्यादा होता है, और इसीलिए वह ऊपर की ओर उड़ जाता है और उड़ने लगता है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त उसमें बहुत से जो है भौतिक के नियमों का समागम करके बनाया गया है, तो वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो